हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अध्ययन में मस्त होंगे। हम लोगों ने अवयव टॉपिक शुरू किया था, यह बुक 1-2 दिन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो अवयव से आज शुरू करते हैं। इन्हें मैं सामान्य रूप से पढ़ूंगी और जो बात बताने वाली होगी या समझाने वाली होगी वो 2-3 बार रिपीट करते रहेंगे ताकि आपको याद होती रहे। राग प्रकाश बुक मैंने बहुत अच्छे से करवाई है, वो टोटली आपको याद करवाई हुई है। आप उसके वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट कंप्लीट बनी हुई है, बुक पूरी करवाई हुई है। 33 वीडियो हैं टोटल और पूरी टोटली बुक जो है वहाँ करवा दी गई है। तो शुरू करते हैं आज अवयव टॉपिक से। अवयव को हम अविकारी वर्ड भी बोलते हैं, यानी जो जिनमें बदलाव न हो सके, लेकिन जो क्रिया विशेषण संज्ञा सर्वनाम है वे विकारी शब्द हैं, यानी उनमें बदलाव होता है लेकिन अवयव में बदलाव नहीं होता। देखते हैं, प्रत्येक भाषा में 2 प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। लिंग वचन कारक और काल के कारण जिन शब्दों के रूप में कुछ बदलाव आ जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं, और जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक पुरुष और काल के कारण कुछ भी बदलाव नहीं आता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्दों का ही दूसरा नाम अवयव है। मुख्य रूप से अविकारी अवयव शब्दों के निम्न भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण, सेकंड है समुच्चय बोधक, थर्ड है संबंध बोधक और फोर है विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण देखें। जिस अवयव से क्रिया की कोई विशेषता जानी जाती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जानी जिस अवयव से क्रिया की कोई विशेषता जानी जाती है उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। जहाँ जल्दी, धीरे, जहाँ अभी, बहुत, कम आदि इसके उदाहरण हैं। वे जल्दी जल्दी चलते हैं, यह क्या है? क्रिया की विशेषता बता दी। जहाँ पर जल्दी जल्दी, तो यह क्या है? क्रिया विशेषण है। वासुदेव सावधानी से तैरता है, क्रिया की विशेषता है सावधानी से तैरना, तो यह क्रिया विशेषण है। यह काम अभी मत करो, अभी यानी क्रिया विशेषण है। 3 आधारों पर क्रिया विशेषणों का वर्गीकरण किया जा सकता है, प्रयोग, रूप, अर्थ। तो 3 आधारों पर हम क्रिया विशेषणों के क्या कर सकते हैं? वर्गीकरण कर सकते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण का वर्गीकरण कर सकते हैं, रूप के आधार पर कर सकते हैं और अर्थ के आधार पर कर सकते हैं। प्रयोग के अनुसार भी 3 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है साधारण क्रिया विशेषण, सेकंड है संयोजक क्रिया विशेषण और थर्ड है अनुबंध क्रिया विशेषण। साधारण क्रिया विशेषण देखें तो इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप में होता है, यानी जो साधारण क्रिया विशेषण होता है इनका प्रयोग क्या होता है? स्वतंत्र रूप में होता है। यथा कैसे होता है अब देख लीजिए। आप कल कहाँ गए थे, यह क्या है? साधारण क्रिया विशेषण है। आप मुझे सोना चाहिए, अब मुझे सोना चाहिए, यह भी क्या है? साधारण क्रिया विशेषण है। यह भी क्या है? साधारण क्रिया विशेषण है। आगे है संयोजक क्रिया विशेषण। इसका संबंध किसी उपवाक्य के साथ रहता है। कैसे रहता है? देखिए, उपवाक्य के साथ। जब वर्षा ही रुक गई तो अब छाता खोलने से क्या लाभ? जब वर्षा ही रुक गई तो अब छाता खोलने से क्या लाभ? यह उपवाक्य के साथ आई है ना, तो इसलिए यह संयोजक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है अनुबंध क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग किसी भी शब्द भेद के साथ अवधारणा के लिए होता है उन्हें अनुबंध क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुबंध क्रिया विशेषण। यथा अब तो मैं ही सोना चाहता हूँ, अब तो मैं भी सोना चाहता हूँ, यह क्या है? अनुबंध क्रिया विशेषण। जहाँ मतलब जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग किसी भी शब्द भेद के साथ अवधारणा के लिए होता है, ठीक है। भी तुम सोना चाहते हो तो अब मैं भी सोना चाहता हूँ, तो यह क्या हो गया? अनुबंध क्रिया विशेषण। तो हमने प्रयोग के आधार पर 3 क्रिया विशेषण देख लिए हैं भाई, ठीक है। साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और
अनुबंध क्रिया विशेषण। आगे है, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण 3 प्रकार के होते हैं, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण देखें, ये दूसरे शब्द से नहीं बनते, इसलिए इन्हें मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी यह जो क्रिया विशेषण है यह दूसरे शब्द से नहीं बनते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इनमें कौन कौन से आ जाएंगे, ठीक, नहीं, फिर, अचानक, ये सभी मूल क्रिया विशेषण हैं। यौगिक क्रिया विशेषण देखें तो ये क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से बनते हैं, इसलिए ये यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो देखिए, संज्ञा से निर्मित जो यौगिक क्रिया विशेषण है वो दिन भर है, प्रेम पूर्वक है, सवेरे है। सर्वनाम से निर्मित देखिए, जहाँ, वहाँ, कहाँ, जब, तक, जिससे। विशेषण से निर्मित यौगिक क्रिया विशेषण धीरे, चुपके, पहले, दूसरे। और अवयव से निर्मित यौगिक क्रिया विशेषण है झट से, वहाँ तक, कब तक, कब का। ठीक है, ये हमने क्रिया विशेषण का प्रकार देखा है किसके अकॉर्डिंग, रूप के अकॉर्डिंग। पहला है मूल क्रिया विशेषण, फिर है यौगिक क्रिया विशेषण और फिर है स्थानीय क्रिया विशेषण। अब हम आगे चलते हैं, क्रिया से निर्मित देखें तो देखते हुए, करते करते, आते आते। यह क्या हो गया, यह यह हमारा यौगिक क्रिया विशेषण हो गया क्रिया से निर्मित शब्दों के अनुसार। फिर द्विरुक्ति से निर्मित देखें तो हाथों हाथ, बीचों बीच, जहाँ वहाँ, कभी न कभी, धड़ाधड़। यह भी क्रिया विशेषण है द्विरुक्ति से निर्मित। आगे स्थानीय क्रिया विशेषण, जो शब्द भेद बिना किसी रूपांतर के क्रिया विशेषण के समान उपयोग में आते हैं वे स्थानीय क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये किसी विशेष स्थान में ही क्रिया विशेषण होते हैं, यथा संज्ञा, तुम क्या मेरी मदद पत्थर करोगे। यह क्या है, यह स्थानीय क्रिया विशेषण है। फिर है सर्वनाम, तुम मुझे क्या डांटोगे। यह है स्थानीय क्रिया विशेषण। विशेषण से निर्मित देखे तो बालक उदास बैठा है, उदास बैठा है, ये विशेषता होगी ना उसकी भी, उदास बैठा है। ठीक है, फिर है पूर्वकालिक कृतंत्र, यानी तुम दौड़कर पहुंचे, स्थानीय क्रिया विशेषण है भैया। नेक्स्ट है हमारा अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के भी निम्न भेद हैं भाई। अर्थ के पहले हमने प्रयोग के आधार पर देखे, फिर हमने रूप के आधार पर देखे, अब हम किसके आधार पर देख लें, अर्थ के आधार पर। क्रिया विशेषण के प्रकार निम्न है। स्थानवाचक, जहाँ स्थानवाचक में आ जाएगा जहाँ, वहाँ, नज़दीक, सामने, बाहर, दूर, सर्वत्र, इधर उधर। फिर कालवाचक के अनुसार हम देखेंगे अभी, कब। यह क्रिया विशेषण है कालवाचक के अनुसार, अभी, कब, आज, कल, शाम, सवेरे, इतनी देर, बार बार। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम रीतिवाचक के अनुसार। रीतिवाचक में आ जाएगा इस भांति, फटाफट, इसलिए, हाँ, जी, ठीक, निस्संदेह, लपालप। ये क्या है, सभी रीतिवाचक के अनुसार है। इस भांति, फटाफट, इसलिए, हाँ, जी, ठीक, निस्संदेह, लपालप। फिर है परिणामवाचक, तो परिणामवाचक के अनुसार क्रिया विशेषण देखिए, अति, कम, अधिक, भारी, बड़ा, थोड़ा, अतिशय, यथेष्ट। अति, कम, अधिक, भारी, बड़ा, थोड़ा, अतिशय, यथेष्ट। फिर है समुच्चय बुद्धि के अनुसार देखें तो वे अवयव क्रिया की विशेषता न बतलाकर दो शब्दों, वाक्यांशों जहाँ वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं, इन्हें योजक भी कहा जाता है, यथा और, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि। इनके दो भेद हैं, यथा और, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि। इनके कितने भेद हैं, दो भेद हैं, समाधिकरण, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक के दो भेद हैं भी, एक है समानाधिकरण, समुच्चय बोधक। इनके द्वारा दो से अधिक वाक्यों को जोड़ा जाता है। फिर सिंह गया और हाथी आया, यह क्या है, समाधिकरण, समुच्चय बोधक है। इसमें क्या होता है, दो से अधिक
जो वाक्य होते हैं ना उनको जोड़ दिया जाता है। फिर 7 और 8 15 होते हैं। फिर है वैदिकरण समुच्चय बोधक। जो शब्द एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ते हैं वे वैदिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। वैदिकरण समुच्चय बोधक जो शब्द एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ते हैं वे वैदिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। यथा मैं आपको नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मेरे पास पुस्तक नहीं है। यह क्या है? यह वैदिकरण समुच्चय बोधक है। फिर है संबंध बोधक है। जो अविकारी शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर, हमने पहले क्या पढ़ा था? क्रिया विशेषण पढ़ा था, है ना, ऊपर। ये देखो, हमने सबसे पहले क्रिया विशेषण पढ़ लिया था, फिर हमने समुच्चय बोधक पढ़ा था, फिर हम संबंध बोधक पढ़ रहे हैं। समुच्चय बोधक पढ़ लिया हमने सेकंड नंबर पर, है ना, ये रहा। और इसके दो टाइप पढ़ लिए, समाधिकरण समुच्चय बोधक और वैदिकरण समुच्चय बोधक। अब हम थर्ड पढ़ रहे हैं संबंध बोधक। तो जो अविकारी शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर उनका संबंध दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं वे संबंध बोधक अवयव शब्द गिने जाते हैं। हिंदी में मूल संबंध बोधक अवयव कम है। संबंध बोधक अवयव प्राय संज्ञाओं की विभक्तियों के पीछे आते हैं। यथा कैसे आते हैं? ध्यान से पहले स्नान करना चाहिए। ठीक है, यह क्या है? संबंध बोधक शब्द है, क्योंकि यह क्या है? संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर उनका संबंध दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं। ठीक है। फिर संबंध बोधक अवयव के सामान्य भेद इस प्रकार है। पहले कालवाचक संबंध बोधक अवयव देखो। कालवाचक आगे पीछे पश्चात अनंतर उपरांत। स्थानवाचक संबंध बोधक देखें तो सामने पास ऊपर भीतर बाहर बीच। यह क्या? स्थानवाचक है। सामने पास ऊपर भीतर बाहर बीच। फिर दिशावाचक संबंध बोधक देखो तो वह तरफ और आस पास। फिर साधनवाचक देखें द्वारा सहारे और बल। फिर हेतुवाचक संबंध बोधक देखें तो वह निमित्त और वास्ते। क्या है? निमित्त और वास्ते। फिर विनिमयवाचक संबंध बोधक देखें तो बदले एवं। फिर सादृश्यवाचक देखें तो इसमें आ जाएगा समान तरह तुल्य योग्य। समान तरह तुल्य योग्य, ये क्या है? सादृश्यवाचक संबंध बोधक है। फिर रहेगा विरोधवाचक संबंध बोधक देखें तो वह विरुद्ध, खिलाफ, विपरीत, उल्टा। ये विरोधवाचक संबंध बोधक अवयव है। फिर रहेगा सहचारवाचक यानी साथ, संग, सहित, समेत। यह संग चारवाचक संबंध बोधक अवयव है। फिर तुलनावाचक में देखें तो अपेक्षा, आगे, सामने। ठीक है, अपेक्षा, आगे, सामने। यह क्या है? यह हमारे तुलनावाचक संबंध बोधक अवयव है। फिर है विस्मयादि बोधक। तो इसमें क्या होगा? इसमें हर्ष होगा, उल्लास होगा, दुख होगा, इस तरह के भाव आएंगे। इसमें भावनाएं आएंगी और कोई किसी तरह की तकलीफ होती है ना, किसी तरह की खुशी होती है तो मुंह से जो हमारे शब्द निकलते हैं, जैसे कोई जॉब में सक्सेस हो गया तो वो खुशी से बोलता है उर्रे, है ना, मतलब मैं सक्सेस हो गया। और यदि कोई दुख की बात हो तो हे ईश्वर, हे भगवान, है ना, हम इस तरह के बोलते हैं। कोई अच्छा काम हो तो वाह वाह बोलते हैं, और कोई दुख हो तो हाय हाय बोलते हैं, तौबा बोलते हैं। ओहो, इस प्रकार के छी छी जो शब्द हैं बोलते हैं। तो ये सभी क्या हैं? जो भाव प्रकट करें वो सभी विस्मयादि बोधक हैं। जिन अविकारी शब्दों से वक्ता के मन में भाव हर्ष, शोक, विस्मय, आश्चर्य, तारीफ का बोध होता है वे विस्मयादि बोधक शब्द कहे जाते हैं। यथा कैसे? हर्ष बोधक देखें तो वाह वाह, क्योंकि इसमें खुशी हो रही है ना, वाह वाह, आहा, धन्य धन्य, क्या कहने। फिर शोक बोधक देखें तो हाय हाय, हे राम, तौबा तौबा। आश्चर्य बोधक देखें तो ओहो, यह है क्या?
और अनुमान बोधक देखें तो ठीक ठीक, अच्छा अच्छा, है ना। और तिरस्कार बोधक देखें तो छी छी, हट, तिक तिक, है ना, इस प्रकार के। स्वीकार बोधक देखें तो जी हाँ, अच्छा जी, ठीक ठीक, है ना। और संबोधन बोधक देखें तो अरे अजी सुनिए, यह क्या है, संबोधन बोधक, अरे अजी सुनिए, ठीक है। फिर आ रहेगा कभी कभी संज्ञा विशेषण क्रिया और क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग भी विस्मयादि बोधक की भांति किया जाता है। यथा राम राम, बहुत बुरा हुआ, जहाँ क्यों आया। फिर निपात, निपात पर बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, निपात मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखो भाई, निपात, ये अवयव शब्द वाक्य के आवश्यक अंग तो नहीं होते हैं, पर सहायक शब्द के रूप में प्रयुक्त होकर किसी शब्द या पद में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं। इसमें अपना PYQ देखना, वहाँ पर क्वेश्चन आए हुए हैं कि निम्न वाक्यों में किस वाक्य में निपात है और किस में नहीं है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता ही आता है भाई। निपात जो है ना, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, निपात है, इसे बहुत अच्छे ढंग से करना है। तो ये अवयव शब्द वाक्य के आवश्यक अंग तो नहीं होते हैं, पर सहायक शब्द के रूप में प्रयुक्त होकर किसी शब्द या पद में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं। इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है और इनमें लिंग वचन कारक के कारण कोई विकार भी उत्पन्न नहीं होता है। ये निपात शब्द इस प्रकार हैं, ही भी तो मात्र भर तक आदि, ये सभी निपात है। कौन से, ही भी तो मात्र भर तक आदि, ये सभी निपात है। प्रयोग मैं ही वहाँ था, मैं ही वहाँ था। फिर आ जाएगा हमारा तुम भी तो दौड़े थे, मैं ही वहाँ था, तुम भी तो दौड़े थे। 4 रुपये भर कमाने से कोई धनवान नहीं होता। ठीक है, इन सब में निपात है। निपात देख लो आप, ही आ गया, भी आ गया, भर आ गया, ये सभी निपात है। निपात एक बार दोबारा देख लो, ही भी तो मात्र भर तक, ही भी तो मात्र भर तक, ठीक है, ये सभी निपात है। तो निपात 9 प्रकार के होते हैं, देखते हैं। पहला हमारा स्वीकार, स्वीकार निपात, इसमें हाँ जी हाँ आएगा। और नकार में नहीं, जी नहीं। निषेधात्मक में मत, और प्रश्नबोधक में क्या, और विस्मयादिबोधक में काश, कहाँ, आहा। और बलदायक में तो, ही, पर, तक, सिर्फ, केवल। बलदायक में क्या आ जाएगा, तो, ही, पर, तक, सिर्फ, केवल। और तुलनात्मक में आएगा सा, मतलब किसी के साथ तुलना कर रहे हैं। और उदाहरणाबोधक में आएगा लगभग, करीब, ठीक। और आदरार्थक में आएगा ची, ठीक है। तो भाई ये यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, आप लगा कर देख सकते हैं, ठीक है। अब जहाँ पर देखो 3rd नंबर क्वेश्चन देखो, RPSC टीचर में ही पूछा गया है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। तुम कहाँ तक जा रहे हो, इसमें तक निपात का प्रयोग हुआ है। मैं भी साथ चलूँगा, भी निपात का प्रयोग हुआ है। वह तो नहीं चलेगा, तो निपात का प्रयोग हुआ है। लेकिन वह पढ़ाई कर रहा है, इसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। अब देख लो जहाँ पर निपात था ना, तो, भी, है ना, तक, ये सभी निपात है। ही, भी, तो, मात्र, भर, तक, ये 6 वर्ड ही हैं जो निपात है। ही, भी, तो, मात्र, भर, तक, ही, भी, तो, मात्र, भर, तक, इस तरह आपको याद कर लेना है और ये क्वेश्चन आपको सही करना है, ठीक है। तो अवयव के भेद यहाँ पर कितने होते हैं, 4 होते हैं, नहीं कितने होते हैं अवयव के भेद, 6 होते हैं टोटली, ठीक है। फिर
फिर इनमें किन शब्दों की गणना अवयव के अंतर्गत की जाती है, तो क्रिया विशेषण शब्द की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विराम चिन्हों का प्रयोग। ये भी बहुत अच्छा है और ऐसा ही में दिया भी हुआ है। विराम चिन्हों का प्रयोग कैसे करें, ठीक है। तो देखो भाई, विराम का अर्थ रुकना या विश्राम लेना। बोलते समय वक्ता को सांस लेने के लिए अथवा और अपनी खास बात पर विशेष बल देने हेतु या बात को भली भांति समझाने के लिए थोड़ा रुकना पड़ता है। अनेक बार यह भी स्थिति आती है कि किसी शब्द को बोलने के पश्चात रुकना पड़ता है, तो कई बार अधूरी बात कहकर कुछ क्षण के लिए रुकना पड़ता है और बात पूरी हो जाने पर एक बार तो थोड़ी सी देर के लिए रुकना ही पड़ता है। शब्द वाक्यांश और वाक्य के पश्चात आने वाले इस ठहराव को ही विराम कहा जाता है। लिखावट में इस ठहराव का बोध कराने हेतु भांति भांति के चिन्ह लगाने पड़ते हैं और ये चिन्ह ही विराम चिन्ह के नाम से जाने जाते हैं। विचार की स्पष्टता हेतु भी कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार के चिन्हों को लगाने से बात अथवा विचार भाव में रुकावट तो नहीं आती, अपितु इनके प्रयोग से लेखन सौंदर्य बढ़ जाता है तथा कही हुई बात को भली भांति समझने में सहायता मिलती है। इन विराम चिन्हों की न लगाने पर अर्थ का स्पष्टीकरण बाधित होता है। इन चिन्हों के प्रयोग से अभिव्यक्ति में सुविधा मिलती है। इनके प्रयोग से अभिव्यक्ति भाव विचार सुस्पष्ट संयंत्र शीर्षक और प्रभाव उत्पादक बनते हैं और इनसे भाषा में भी स्पष्टता आती है। क्या आती है भाई? स्पष्टता आती है। यदि विराम चिन्हों का उपयुक्त स्थान पर प्रयोग नहीं किया गया है तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले मुख्य विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। तो पहला है पूर्ण विराम, ठीक है, जहाँ पूर्ण विराम है चिन्ह भी साथ में देते चलिए। फिर अल्प विराम का चिन्ह देख लीजिए, अर्ध विराम का चिन्ह देखिए, ठीक है, अर्ध विराम का चिन्ह ये है और अपूर्ण विराम का चिन्ह ये है, ठीक है, विसर्ग की तरह। और प्रश्नवाचक का चिन्ह ये है और संबोधन चिन्ह यह है, ठीक है। पूर्ण विराम देख लीजिए और फिर अल्प विराम देखिए, फिर अर्ध विराम देखिए, फिर अपूर्ण विराम देखिए और फिर प्रश्नवाचक देखिए और फिर संबोधन चिन्ह देखिए। और विस्मय सूचक चिन्ह भी सेम ही होता है और संबोधन चिन्ह भी सेम ही है। अवतरण चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, ऊपरी चिन्ह देख लीजिए, जे गहरा है और वो दोहरा है। जैसे भी अवतरण चिन्ह है, उदाहरण चिन्ह है और ऊपरी चिन्ह है, ऊपरी विराम है। फिर योजक चिन्ह, समान चिन्ह है, ये आ जाएंगे। योजक चिन्ह में और समान चिन्ह में ये वाले आ जाएंगे, है ना। जैसे दिन रात है ना, तो वो समान होते हैं ना, तो उसमें ये वाला चिन्ह लगाया जाता है, समास चिन्ह। फिर निर्देशक में ये वाला चिन्ह है। विवरण चिन्ह देख लीजिए, फिर हस्पद चिन्ह है, और संक्षेपण या फिर लाघव चिन्ह है, संक्षेपण या फिर लाघव चिन्ह है। फिर तुल्यता सूचक, समता सूचक, ये वाला तुल्यता सूचक यानी तुलना में जो चिन्ह है वो, और समता सूचक फिर कोष्टक, ठीक है, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, फिर उससे बड़ा कोष्टक। फिर लोभ चिन्ह है ये वाला, फिर समासी सूचक ये वाले हैं। ये क्या है? समाप्ति सूचक हैं, भी समाप्त हो गया, यहाँ पर वाक्य क्या आ गया? समाप्त हो गया। फिर विकल्प चिन्ह आ जाएगा, ये वाला होता है विकल्प चिन्ह, जहाँ तो यह हो जहाँ फिर अथवा यह हो, इनमें से कोई भी एक। फिर पुनरुक्ति चिन्ह है देख लीजिए, फिर संकेत चिन्ह है ये वाले होते हैं, ठीक है। फिर योग चिन्ह है ये वाले होते हैं, प्लस वाला योग चिन्ह आ जाएगा। अब देखो पूर्ण विराम पाई, पूर्ण विराम क्या होता है? इसमें लास्ट में क्या लगा देते हैं? पूर्ण विराम में पाई लगा देते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य यानी विस्मय आदि बोधक और प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर के अंत में किया जाता है, ठीक है, के अंत में किया जाता है। किसका प्रयोग? पाई का प्रयोग है। यथा अंजय खेलता है, तो पूर्ण हो गया ना, पूर्ण विराम आ गया यहाँ पर, खेलता है, ठीक है। आगे है अल्प विराम, चिन्ह भी देखते चलो, ध्यान रखना।
इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है दूसरे विराम चिन्हों की अपेक्षा। इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? वाक्य के बिल्कुल बीच में होता है दूसरे विराम चिन्हों की अपेक्षा। इस चिन्ह का प्रयोग अधिकता से होता है यथा अव्यय शालीन, चतुर, मेहनती और सबका हितैषी है। तो जहाँ पर कौन सा चिन्ह आया है? अल्प विराम आया है जहाँ पर, ठीक है। अव्यय शालीन तो है, चतुर भी है और मेहनती और सबका हितैषी है। फिर पानी से प्यास मिटती, बिजली बनती, बादल बनते और वर्षा होती। तो जहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। फिर इस संबोधन शब्द को आगे के पूरे वाक्य से अलग करने हेतु भी इसका प्रयोग होता है यथा भैया मैं तेरे फायदे की बात कहता हूँ, ठीक है। मतलब संबोधन शब्द को आगे के पूरे वाक्य से अलग कर दिया। यहाँ पर भैया अलग है जिसको संबोधन किया है, ठीक है, और बाकी जो वाक्य है वो अलग कर दिया जहाँ पर अभी अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। भैया मैं तेरे फायदे की बात कहता हूँ। फिर आ जाएगा उदाहरण चिन्ह के पूर्व भी इसका प्रयोग होता है यथा प्रदीप ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, ठीक है। तो जहाँ पर उदाहरण चिन्ह के पूर्व भी इसका प्रयोग हुआ है। प्रदीप ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, जहाँ पर भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। फिर पत्र में अभिवादन एवं समापन के साथ भी इसका प्रयोग होता है यथा, यानी पत्र में अभिवादन एवं संपादन के साथ भी इनका प्रयोग होता है यथा श्रद्धेय भाई साहब भवती है, ठीक है। तो कहीं पर समापन करना है या फिर अभिवादन करना है तो वहाँ पर इनका प्रयोग होगा। फिर अर्ध विराम, वाक्य बोलते समय जब अल्प विराम से कुछ ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम रोकना पड़े तब अर्ध विराम लगाया जाता है यथा जैसे कैसे उसने ऐसी खबर पढ़ी तो थी पर उसे अच्छी तरह याद नहीं रही। उसने ऐसी खबर पढ़ी तो थी लेकिन उसे अच्छी तरह याद नहीं हुई, यह क्या है? नहीं रही, जहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग किया गया है। अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है यथा देव और जय बोलने में चतुर हैं, ठीक है। अर्ध विराम आ गया और फिर विजय और संजय लिखने में प्रवीण है, जहाँ पर अभी क्या आ गया? अर्ध विराम आ गया। देव और जय बोलने में चतुर हैं, अर्ध विराम आ गया, और विजय और संजय लिखने में प्रवीण है, अर्ध विराम आ गया। फिर मिश्रित वाक्य में वांछित स्थानों पर संजय का प्रयोग न करने पर, जैसे उदाहरण देखो वह घर जिसे मोहन ने खरीदा था, अर्ध विराम और फिर खाली पड़ा है। वह घर जिसे मोहन ने खरीदा था, अर्ध विराम, वह क्या है? खाली पड़ा है। नेक्स्ट है अपूर्ण विराम या फिर उप विराम। जे क्या है? पूर्व विराम है या फिर उप विराम है, जहाँ अर्ध विराम की अपेक्षा अधिक ठहराव हो एवं वाक्य जैसी समाप्ति अपेक्षित न हो तथा तब समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच कोई संयोजक चिन्ह न हो यथा कैसे? जैसे परमाणु विस्फोटक, अपूर्ण विराम या फिर उप विराम, मानव जाति का भविष्य, ठीक है। कटते पेड़, बढ़ता प्रदूषण, अपूर्ण विराम। और चेत मानखा एक विशेष विश्लेषण क्या है? अपूर्ण विराम, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह हम कहाँ लगाते हैं? इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर किया जाता है यथा तुम क्यों हंस रहे हो, ठीक है। जब एक ही वाक्य में कई प्रश्नवाचक उपवाक्य आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाएगा और संपूर्ण वाक्य के पूरा होने पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा यथा रमेश कितना कमाता है, ठीक है, कितना खर्च करता है, कितना बचाता है, यह हम क्यों जानना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है और जिनमें कोई व्यंग्योक्ति की गई हो। नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल देखो, कृपण दयावान कैसे हो सकता है? कृपण दयावान कैसे हो सकता है? फिर ये संबोधन चिन्ह है। यह संबोधन चिन्ह है किसी को संबोधित करना, जैसे किसी को पुकारने या बुलाने में संबोधन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है
यथा महावीर संबोधन चिन्ह आ गया। कक्षा के सभी विद्यार्थियों को प्रार्थना कक्ष में लाओ। ठीक है, सबसे पहले क्या आ गया? महावीर, फिर महावीर संबोधन चिन्ह आ गया, फिर आ गया कक्षा के सभी विद्यार्थियों को प्रार्थना कक्ष में लाओ, फिर देशवासियों संबोधन चिन्ह है, राष्ट्र की मतलब संबोधित किया है देशवासियों को, राष्ट्र की उन्नति के लिए स्नेह तत्पर हो, फिर हे प्रभो इस संकट से उबारो। ठीक है, लास्ट में पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है पाई का, और हे प्रभु के बाद संबोधन चिन्ह का प्रयोग हुआ है। फिर है विस्मय सूचक चिन्ह, ये है विस्मय सूचक चिन्ह है जो कि संबोधन चिन्ह की तरह ही होता है। तो इसे देखें तो इस चिन्ह का प्रयोग विस्मयादिबोधक शब्दों, वाक्यांशों के आगे और वाक्यों, विस्मयादिबोधक वाक्यों के अंत में होता है। यथा वाह बहुत अच्छा काम किया, यह क्या है? विस्मय सूचक चिन्ह है, ये है वाह। यानी विस्मय हमने पढ़ा था ना, विस्मय क्या होता है? विस्मयादि है ना अवयव क्या होता है? तो विस्मयादि अवयव में हम अपने भाव प्रकट करते हैं, खुशी, गम, दुख, उल्लास, हर्ष के भाव। तो विस्मय सूचक चिन्ह भी यही होगा जो हमारा संबोधन चिन्ह है। ठीक है, तो वह बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, अरे राम विस्मय सूचक चिन्ह है, फिर राम। ठीक है, फिर इतनी अधिक पिटाई भी की जाती है। फिर महेंद्र विस्मय सूचक चिन्ह है, फिर इंदिरा, फिर छी विस्मय सूचक चिन्ह है, फिर तुम इतने हृदयहीन हो गए हो। फिर आ जाएगा तीव्र मनोवेग को प्रकट करने हेतु दो विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यथा शोक, महाशोक, अन्याय की भी कोई सीमा होती है। फिर है अवतरण चिन्ह, उदाहरण चिन्ह। कौन कौन से चिन्ह है? अवतरण चिन्ह और उदाहरण चिन्ह। उपनाम, पुस्तक, लेख, अखबार, कविता इत्यादि का नाम लिखने में इकहरे उदाहरण चिन्ह एवं किसी कथन को उद्धृत करने में दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यथा जयशंकर प्रसाद है ना, जहाँ पर अवतरण चिन्ह है, जहाँ पर उदाहरण चिन्ह आ गया। ईशदास प्रणीत हरिरस, जहाँ पर उदाहरण चिन्ह है, भक्ति भाव का श्रेष्ठ ग्रंथ है। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जहाँ पर अवतरण चिन्ह है, जहाँ पर उदाहरण चिन्ह है। नेक्स्ट है कहावतों को उद्धृत करने हेतु भी उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यथा तुम समय देख लो, हाथ कंगन को आरसी क्या, जहाँ पर भी अवतरण चिन्ह है, यहाँ पर उदाहरण चिन्ह है ना। किसी शाश्वत सत्य को प्रकट करने के लिए वाक्य के प्रारंभ, मध्य और भी कहीं छोटा अवतरण चिन्ह है, इकहरा उदाहरण चिन्ह लगाया जाता है। यथा संदेह शक्ति कलयुगे, अवतरण चिन्ह है, जहाँ पर उदाहरण चिन्ह है। इनमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। लास्ट में पूर्ण विराम लगा दिया गया, पाई लगा दिया गया। अनेक बार किसी प्रसिद्ध पुस्तक, समाचार, शीर्षक, मुख्य विषय, उपनाम, पदवी आदि के स्पष्टीकरण उल्लेख हेतु अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यथा सूर्यमल मिशन करता वीर सतसई है ना, तो वीर सतसई कैसे, बस आसपास क्या लगा दिया, दोनों साइड अवतरण चिन्ह है, जहाँ पर उदाहरण चिन्ह है। संकरणीय है, फिर कल्याण में उदाहरण, जहाँ पर अवतरण चिन्ह है, उसके अवतरण चिन्ह नहीं है, मतलब अवतरण चिन्ह है, उदाहरण चिन्ह है। ठीक है, ये देखो मेरे शोध ग्रंथ का शीर्षक राजस्थानी लोक साहित्य का सैद्धांतिक विवेचन है, तो जहाँ पर अवतरण, जहाँ पर उदाहरण चिन्ह लग गया। इस वर्ष कवि दाद को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो पद्मश्री की दोनों साइड अवतरण, जहाँ पर उदाहरण चिन्ह लग गया। रेवतदान चारण कल्पित के दोनों साइड उदाहरण, जहाँ पर अवतरण चिन्ह लग गया। के काव्य चेत मानखा, जहाँ पर दोनों साइड अवतरण, जहाँ पर उदाहरण चिन्ह लग गया, को बहुत प्रसिद्धि मिली। कई बार एक अक्षर का शब्द रूप में उल्लेख करते समय भी यह चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। यथा पै वर्ग का चतुर वर्ण मैं है,
और ए और ए स्वर संधि होने पर आ हो जाता है। आगे योजक चिन्ह है, समान चिन्ह है। यह है समान चिन्ह है, योजक चिन्ह है। जब सजातीय या विरोधी या पुनरावृत्ति शब्दों को जोड़ा जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यथा कैसे? भूखा प्यासा, तो यहाँ पर आ गया ना समास चिन्ह है। योजक चिन्ह है या फिर समास चिन्ह है, एक ही बात है। रोता रोता में योजक और समास चिन्ह है। उछलता कूदता में योजक और समास चिन्ह है। जब संख्याओं को अक्षरों शब्दों में लिखा जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब संख्याओं को अक्षरों या फिर शब्दों में लिखा जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 2/3 योजक या फिर समास चिन्ह आ गया। 1/4 योजक या फिर समास चिन्ह आ गया। आगे निर्देशक चिन्ह क्या होता है? तो समानाधिकरण शब्दों, वाक्यांशों अथवा उपवाक्यों के बीच इस चिन्ह का प्रयोग होता है। यथा जयशंकर प्रसाद, जहाँ प्रसाद के दोनों साइड उदाहरण, जहाँ फिर अवतरण चिन्ह है। छायावाद के सर्वश्रेष्ठ कवि, फिर आ जाएगा निर्देशात्मक चिन्ह है। फिर आ जाएगा छायावाद के सर्वश्रेष्ठ कवि, फिर आ जाएगा निर्देशक चिन्ह के रूप में प्रसिद्ध हैं। जब परस्पर संबंध या फिर समान कोटि की कई वस्तुओं का निर्देश किया जाए। प्रमुख रूप से वेद 3 ही हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। लास्ट में पूर्ण विराम आ गया, पाइया आ गया और इधर अर्ध विराम है बीच में। ठीक है, फिर है अर्ध विराम नहीं है। ऊपर चलते हैं, दोबारा देखो भाई, एक बार और देख लो ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। ये देखो, ये सारे के सारे बताए गए हैं अच्छे ढंग से। यह अल्प विराम है, जो बीच में लगता है ना छोटा सा पॉइंट की तरह, वो है अल्प विराम। और जो ऊपर बिंदु और फिर नीचे अल्प विराम आ जाए वो है अर्ध विराम। और अपूर्ण विराम पूरा विसर्ग ही आ जाएगा। पूर्ण विराम में क्या आ जाएगा? पूर्ण विसर्ग आ जाएगा। ये थोड़े कंफ्यूज करने वाला है, इन्हें दोबारा देख लीजिए। पूर्ण विराम में पाई आ जाएगा, अल्प विराम में छोट आ जाएगा, एक तरह से कोमा टाइप आ जाएगा नीचे पैर में। और अर्ध विराम बोले तो ऊपर बिंदु आ जाएगा और नीचे अल्प विराम आ जाएगा। और फिर अपूर्ण विराम में क्या होगा? पूरा विसर्ग की तरह 2 बिंदु आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है भाई। तो जहाँ पर क्या हुआ है? अल्प विराम, ऋग्वेद के बाद अल्प विराम, फिर यजुर्वेद के बाद अल्प विराम और सामवेद के बाद पाइया आ गया, यानी पूर्ण विराम आ गया। किसी के कथन को उद्धृत करने से पूर्व इस चिन्ह का प्रयोग होता है। यथा कौन से चिन्हों का? वेदों में कहा गया है, निर्देशक चिन्ह आ जाएगा। और फिर सत्यमेव जयते, पूर्ण विराम, पाई। संवाद योजना में भी इस चिन्ह का प्रयोग होता है। यथा कृष्ण, निर्देशक चिन्ह है। बलराम भैया, अल्प विराम। आप रुकम की सेना को रोको, पूर्ण विराम। फिर है विवरण चिन्ह है, यह है विवरण चिन्ह है। जब किसी कही हुई बात को और स्पष्ट करने या उसका विवरण देने हेतु उस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यथा मनुष्य जीवन को 4 आश्रमों में विभक्त किया गया है। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। ठीक है, फिर हस्पत, जे हमारा हस्पत। इसे त्रुटि चिन्ह भी कहते हैं। लिखते समय यदि कोई शब्द छूट जाता है तो सही स्थान पर हस्पद का चिन्ह लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? हस्पद का चिन्ह। यथा हरिरस, ईश्वरदास प्रणीत आ गया, यहाँ पर हस्पद लगा दिया गया। की गिनती, ईश्वरदास प्रणीत की गिनती संसार की विशिष्ट कृतियों में होती है। फिर आ जाएगा राजस्थान की राजधानी हस्पद सुंदर शहरों में एक है। क्या है? सुंदर शहरों में एक है। फिर आ जाएगा संक्षेपण, लाघव चिन्ह है। ठीक है, तो ये 0 टाइप होता है। इस चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द के छोटे रूप को लिखने के लिए किया जाता है। यथा, अब कैसे किया जाता है? तो संवत, पै, पंडित। हाँ, यह है संक्षेपण चिन्ह है, यानी छोटा रूप करके लिख दिया जाए। राजस्थान हम लोग भी लिखते हैं ना राजस्थान को इस तरह। फिर वि अज्ञ, यानी सच्चिदानंद, हीरानंद अज्ञ।
तो जहाँ पर संक्षेपण जहाँ पर लाघ्य चिन्ह आता है। फिर है तुलना सूचक समता सूचक, ये है। तो तुलना सूचक समता सूचक तो आप समझ ही जाओगे ना। शब्दों की समता तुल्यता बताने हेतु इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यथा उदधि समुद्र, यहाँ पर तुल्य सूचक, जहाँ पर समता सूचक चिन्ह आ गया। फिर जिह्वा जीव, जहाँ पर भी तुल्य सूचक, जहाँ पर समता सूचक चिन्ह आ गया। गणित के अंकों के लेखन में भी तुल्यता बताने हेतु भी इस चिन्ह का प्रयोग होता है। यथा 7+7, ठीक है, तुलना सूचक जहाँ पर समता सूचक चिन्ह इक्वल 14। फिर 1 मास इक्वल 30 दिन, कोष्टक। तो ऐसी सामग्री जो मुख्य वाक्य का हिस्सा तो नहीं होती पर अर्थबोध कराने की दृष्टि से उसे कोष्टक में लिखा जाता है। कैसे, देखो भी, पिछले अध्याय में संज्ञा के तीनों भेद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक का पूरा विवेचन किया गया है। नाटकीय संवादों में हाव भाव सूचित करने के लिए भी कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। यथा कृष्ण सहर्ष, आज सुदामा से मिलने पर सभी पुरानी यादें चाहोगी, सहर्ष है ना। फिर अर्जुन कोष्टक आ जाएगा, क्रोधित होकर जयद्रथ, विराम आ जाएगा, आज सूर्यास्त से पूर्व में तेरा वध कर दूंगा। ठीक है, तो एक बार आप जो चिन्ह हैं वो दोबारा देखिए, ये देखिए, ठीक है। संबोधन चिन्ह देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए, अवतरण चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, ऊपरी विराम चिन्ह हम लोगों ने देख लिए हैं। योजक चिन्ह, समास चिन्ह भी देख लिए, निर्देशक चिन्ह भी अभी देखा, विवरण चिन्ह देख लिया, हस्पद भी देख लिया, संक्षेपण जहाँ पर लाघव हम लोग देख लिया, और तुलना सूचक जहाँ पर समता सूचक भी हमने देख लिया। कोष्टक हम लोग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम? कोष्टक। तो कोष्टक देख रहे थे अभी, शुरू करते हैं कोष्टक से। ये है कोष्टक वाले है ना, बीच में कोष्टक आ गया, अर्जुन क्रोधित होकर कोष्टक आ गया, जयद्रथ, और फिर संबोधन चिन्ह जयद्रथ यानी संबोधन किया, आज सूर्यास्त से पूर्व मैं तेरा वध कर दूंगा, पूर्ण विराम। फिर लोप चिन्ह है, ये लोप चिन्ह है। लिखते समय जब कुछ शब्द या अंश छोड़ दिया जाता है तो उसके स्थान पर लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यथा कैसे, रमेश बुद्धिमान है, व्यवहार कुशल है, पर। फिर समाधि सूचक चिन्ह देखो, ये वाले होते हैं। किसी पाठ, इसमें क्या होता है, किसी पाठ, अध्याय, ग्रंथ की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे इतिश्री चिन्ह भी कहते हैं। इतिश्री मतलब समाप्त कर देना, अंत कर देना, वो क्या है, इतिश्री। इसे इतिश्री चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, समाप्ति सूचक चिन्ह है। फिर है विकल्प चिन्ह है। तो जब कहीं दो में से एक का चयन करना हो तब विकल्प चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यथा जो सदा रहने वाला है, अर्थात शाश्वत, सनातन, नित्य, चिरंतन। फिर पुनरुक्ति चिन्ह देख लो भाई, ठीक है, पुनरुक्ति चिन्ह ये है। ऊपर लिखे शब्द या शब्दांश को जब ज्यों का त्यों पुनः नीचे भी लिखना हो तो तब पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यथा डॉक्टर विनोद, राजेंद्र, महेंद्र, श्री महावीर सिंह, प्रदीप सिंह, अजय सिंह। फिर आ जाएगा संकेत चिन्ह है। ये क्या है, संकेत चिन्ह है। जब वर्णन विवेचन में किसी शब्द विशेष, ग्रंथ या विद्वान का परिचय एवं संदर्भ देना हो तब उस शब्द के अंत में या ऊपर तारक चिन्ह लगाकर उसी पृष्ठ पर नीचे पुनः उक्त का प्रयोग कर उसके बारे में विस्तार स्पष्ट किया जाता है। यथा राम ने दशानन को परास्त किया, यह क्या संकेत चिन्ह है, दशानन। फिर समता, जहाँ पर तुल्यता चिन्ह आ जाएगा राम। फिर आ जाएगा योग चिन्ह, तुम्हें पता ही है। योग चिन्ह का प्रयोग दो से अधिक शब्दों को जोड़ने में किया जाता है। व्याकरण ग्रंथों में संधि एवं संधि विच्छेद में योग चिन्ह का प्रयोग बहुतायत से किया जाता है। यथा
सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, विद्या प्लस आलय विद्यालय। उपयुक्त चिन्हों के अतिरिक्त भी टीका सूचक चिन्ह है, स्थान सूचक चिन्ह भी है, परंतु इनका प्रयोग प्राचीन ग्रंथों में ही किया जाता रहा है और कालांतर में इनका लोप हो गया है। नेक्स्ट है तद्भव तत्सम। तो तद्भव तत्सम क्या होता है, निरंतर और फिर इनके उदाहरण बताए गए हैं। जो हमारा 8 नंबर अध्याय है। तो भाई शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले समझ लो कि तत्सम वो होते हैं जो समान रूप से ही आज की लैंग्वेज में यूज़ कर लिए गए हैं, जो संस्कृत से उठाकर आज भी वैसे के वैसे ही समान रूप में ही प्रयोग हो रहे हैं, वो तत्सम है। और जिनका रूप बदल दिया गया है, जैसे आँख को अक्षु कहते थे, हम लोगों ने उसे आँख बना लिया, आसान कर लिया वर्ड, उसका रूप बदल दिया तो वो भव हो जाते हैं, यानी तद्भव शब्द। तो जहाँ पर हम इनमें अंतर समझ रहे हैं और क्वेश्चन वहाँ पर ऐसे ही आएगा, इसमें तत्सम कौन सा है, यहाँ पर इसमें तद्भव कौन सा है। तो शुरू करते हैं। प्रत्येक भाषा का विकास अपनी पूर्व प्रचलित भाषा से होता है। भाषा में सतत प्रवहमान नदी की भांति निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अतः भाषा में अनेक शब्द अपनी पूर्व प्रचलित भाषा के शब्दों के यथावत रूप में प्रचलित होते हैं और अनेक शब्द उन पूर्ववर्ती शब्दों से विकसित होकर प्रचलित होते हैं और इनके अतिरिक्त कुछ शब्दों की व्युत्पत्ति अज्ञात रहती है, फिर भी वे देश अर्थात लोक में प्रचलित होते हैं। साथ ही प्रत्येक भाषा विदेशी भाषाओं से भी कुछ शब्द ग्रहण करती है। इस प्रकार प्रत्येक भाषा में 4 प्रकार के शब्द मिलते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तो मोटे रूप में हिंदी की शब्दावली में तत्सम और तद्भव शब्द ही अधिकांश रूप से प्रचलित हैं। जहाँ तत्सम से तात्पर्य उसी यानी तत् के समान, सम अर्थात पुराने प्रचलित भाषा के शब्दों के समान। चूंकि हिंदी का विकास संस्कृत भाषा से हुआ है, अतः हिंदी में प्रचलित संस्कृत के शुद्ध शब्दों दोनों भाषाओं में यथावत को तत्सम कहते हैं। साथ ही उन शब्दों से व्युत्पन्न या विकसित शब्द तद्भव कहे जाते हैं। उदाहरणार्थ दंत शब्द तत्सम शब्द है और दांत तद्भव शब्द है। प्राय तत्सम और तद्भव शब्द एक दूसरे के पर्याय होते हैं। प्रत्येक प्रकार के शब्दों का प्रयोग शैली और वातावरण के अनुसार विशिष्ट भी हो सकता है। आगे की पंक्तियों में तत्सम तद्भव शब्दों की सूची प्रस्तुत है। तो देखो भाई, एक साइड तत्सम और फिर उसके सामने तद्भव दी गई है। संस्कृत में अंगरक्षक कहते थे, लेकिन हमने उसका बदलकर रूप अंगरखा बना लिया। अंगरक्षक का हमने अंगरखा बना लिया। अंगुष्ठ को हम अंगूठा कहते हैं, अंगुष्टिका को हम अंगूठी कहते हैं, अंगुष्ठ को हम अंगूठा कहते हैं। मैं प्रत्येक को 2 बार बोलूँगी ताकि जो आपको याद हो जाए। तो अंगरक्षक का अंगरखा बन गया। अंगुष्ठ को अंगूठा कहते हैं, अंगुष्ठ को अंगूठा कहते हैं, अंगुष्टिका को अंगूठी कहते हैं, अंगुष्ठिका को अंगूठी कहते हैं, अग्र प्रोच्छा को अगोछा कहते हैं, अंग प्रोच्छा को अगोछा कहते हैं, आंतर को आंत कहते हैं, आंतर को आंत कहते हैं, अंध को अंधा कहते हैं, अंध को अंधा कहते हैं, एकार्य को एकाज कहते हैं, एकार्य को एकाज कहते हैं, एकल को अकेला कहते हैं, एकल को अकेला कहते हैं, अछोट को अखरोट कहते हैं, अछोट को अखरोट कहते हैं, अटालिका को अटारी कहते हैं, अटालिका को अटारी कहते हैं, अक्षवाट को अखाड़ा कहते हैं, अक्षवाट को अखाड़ा कहते हैं, आश्रय को अचरज कहते हैं, आश्चर्य को अचरज कहते हैं, अणि को अणि कहते हैं, अणि को अणि कहते हैं, अमूल्य को अनमोल कहते हैं, अमूल्य को अनमोल कहते हैं, अनार्य को अनाड़ी कहते हैं, अनार्य को अनाड़ी कहते हैं, आषाढ़ को आषाढ़ कहते हैं, आषाढ़ को आषाढ़ कहते हैं, आभीर को अहीर कहते हैं, आभीर को अहीर कहते हैं, अंधकार को अंधेरा कहते हैं, अंधकार को अंधेरा कहते हैं, अक्षी को आँख, अक्षी मीन्स आँख, अर्ची आँच, अर्ची आँच, अगम्य अगम, अगम्य अगम, अध आँच, अध आँच, अमुष्य उस, अमुष्य उस,
अर्धपूर्वक अर्धपूरक अधूरा अर्धपूरक अधूरा। अमावस्या अमावस अमावस्या अमावस। अवगुण ओगुण अवगुण ओगुण। अर्ध आधा अर्ध आधा। अमृत अमी अमीय अमृत अमी अमीय। अक्षु आंसू अक्षु आंसू। अग्नि आग अग्नि आग अग्नि आग। और अक्षी आँख और अक्षु आंसू। ठीक है। अग्नि आग। आकड़न अकड़ना आकड़न अकड़ना। आमलक आंवला आमलक आंवला। आद्रक अदरक आद्रक अदरक। आमर आम आमर आम। आत्मन अपना आत्मन अपना। आलस्य आलस आलस्य आलस। आशा आस आशा आस। आषाढ़ 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 आषाढ़। आश्रय आसरा आश्रय आसरा। अखेट अहेर अखेट अहेर। अग्रणी अगाड़ी अग्रणी अगाड़ी। अग्रणी अगाड़ी। आभीर अहीर आभीर अहीर। आम्रचूर्ण अमचूर आम्रचूर्ण अमचूर। एकर्थ इकट्ठा एकर्थ इकट्ठा। एश यह एश यह। आदित्यवार इतवार आदित्यवार इतवार आदित्यवार इतवार। ऊपरी ऊपरी पर ऊपरी ऊपरी पर। अंगुली उंगली अंगुली उंगली। एकर्थ इकट्ठा एकर्थ इकट्ठा। उज्ज्वल उजाला उज्ज्वल उजाला। आदित्यवार इतवार आदित्यवार इतवार। उपालब उलाहना उपालब उलाहना। उदात्मन उबालना उदात्मन उबालना। उष्टर ऊँट उष्टर ऊँट। उदखल उखल उदखल उखल। अंचल आंचल अंचल आंचल। अंचल अचल आंचल। इक्षु ईख इक्षु ईख। उच्च ऊंचा उच्च ऊंचा। उत्साह उच्छा उत्साह उच्छा। उपाध्याय ओझा उपाध्याय ओझा। उत्तिष्ठ उठ उत्तिष्ठ उठ। उत्तिष्ठ क्या आ जाएगा उठ। ओष्ठ ओठ होठ ओष्ठ ओठ होठ। उलूक उल्लू उलूक उल्लू। कंकण कंगण कंकण कंगण। स्कंद कंदा स्कंद कंदा। कटक कांटा कटक कांटा। कमल कवल कमल कवल। काथ काढ़ा काथ काढ़ा। कच्छप कछुआ कच्छप कछुआ। कल्य कल कल्य कल। कंधा कब कंधा कब। कुपुत्र कपूत कुपुत्र कपूत। कपूर 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 कपूर। काष्ठ कांठ काष्ठ काठ। कष्टग्रह कटहरा कष्टग्रह कटहरा। काक कांग कुआ काक कांग कुआ। कर्तव्य कर्तव कर्तव कर्तव्य कर्तव कर्तव। करण कान करण कान। कर्षपट्टिका कसौटी कर्षपट्टिका कसौटी। कर्षपट्टिका क्या है भाई कसौटी। कपाट कीवाड़ कपाट कीवाड़। कर्तन काटना कर्तन काटना। कूप कुआं कूप कुआं। कदली केला कदली केला। कृष्ण किशन कान्हा कृष्ण किशन कान्हा। कुक्षी कोख कुक्षी कोख। कुष्ठ कोड़ कुष्ठ कोड़। कोकिल कोयल कोकिल कोयल कोकिल कोयल। कीर्ति कीर्ति
कीर्ति किरत। कीर्ति क्या है? कीर्ति और किरत। कीटक कीड़ा। कीटक कीड़ा। कंदुक गेंद। कंदुक गेंद। कौन कोना। कौन कोना। कोटि करोड़। कोटि करोड़। कृषक किसान। कृषक किसान। कपोत कबूतर। कपोत कबूतर। कुत्रस्थ कहाँ। कुत्रस्थ कहाँ। कुंभकार कुम्हार। कुंभकार कुम्हार। नेक्स्ट है कल्पवृत कलेवा। कल्पवृत कलेवा। कार्य काज। कार्य काज। कार्य काज। कुठार कुल्हाड़ा कुल्हाड़ी। कुठार कुल्हाड़ा कुल्हाड़ी। करोड़ गोंद। करोड़ गोंद। कूर कूड़ा। कूर कूड़ा। कीदृश कैसा। कीदृश कैसा। करकट केकड़ा। करकट केकड़ा। क्षण छिन्न। क्षण छिन्न। क्षिति क्षिति। क्षिति क्षिति। क्षेत्र खेत। क्षेत्र खेत। क्षत्रिय खत्री क्षत्रिय। क्षत्रिय छत्री क्षत्रिय। खत्री क्षत्रिय। छूर खुर। छूर खुर। शार खार। शार खार। स्कंभ खंबा। स्कंभ खंबा। स्कंद कंधा। स्कंद कंधा। शीर खीर। शीर खीर। गर्त गड्ढा। गर्त क्या है भाई? गड्ढा। ग्रंथि गांठ। ग्रंथि गांठ। गमन गौना। गमन गौना। ग्राम गांव। ग्राम गांव। गर्भिणी गाभिन। गर्भिणी गाभिन। गो गाय। गो गाय। गृध गीद। गृध गीद। गुहा गुफा। गुहा गुफा। गुठन घूंघट। गुठन घूंघट। गोधूम गेहूँ। गोधूम गेहूँ। ग्राहक गाहक। ग्राहक गाहक। गोस्वामी गुसाई। गोस्वामी गुसाई। गोत्र गोत। गोत्र गोत। गोपाल गवाल। गोपाल गवाल। गोर गोरा। गोर गोरा। ग्रीवा गर्दन गर्दन। ग्रीवा गर्दन गर्दन। गृहिणी घरनी। गृहिणी घरनी। घट घड़ा। घट घड़ा। घटिका घड़ी। घटिका घड़ी। घटिका क्या है? घड़ी। घर्षण घिसना। घर्षण घिसना। धृत घी। धृत घी। गोटक घोड़ा। गोटक घोड़ा। ग्रह घर। ग्रह घर। ग्रह का क्या हो जाएगा? घर। नेक्स्ट है गुठन घूंघट। गुठन घूंघट। गुज्जा घुंघुची। गुज्जा घुंघुची। घृणा घिन। घृणा घिन। चरम चाम। चरम चाम। ललक चना। चलक चना। चल क्या है भाई? चना। चलक चना। चंद्र चांद। चंद्र चांद। चक्र चाक या फिर चक्का। चक्र चाक चक्का। चित्रकार चितेरा। चित्रकार चितेरा। चटिका चिड़िया। चटिका चिड़िया। चित्र चेत। चित्र चेत। चतुष्कोण चौकोर। चतुष्कोण चौकोर। चंचू चोंच। चंचू
चोंच। चंद्रिका चांदनी, चंद्रिका का चांदनी। चतुर्थ चौथा, चतुर्थ चौथा। चरम चाम, चरम चाम। चरवन चबाना, चरवन चबाना। चित्रकार चितेरा, चित्रकार चितेरा। चूर्ण चुनना, चूर्ण चुनना। चुंबन चूमना, चुंबन चूमना। चक्रवाक चकवा, चक्रवाक का क्या हो जाएगा भाई? चकवा। चक्र का क्या हो जाएगा? चक्का। चक्कर चक्का। चतुष्काठ चौखट, चतुष्काठ चौखट। चर्मकार चमार, चर्मकार का चमार। चतुर्दश 14, चतुर्दश, चतुर्दश 14। चिक्कन चिकना, चिक्कन चिकना। छतर छाता, छतर का छाता। छाया छां, छाया छां। छिद्र छेद, छिद्र छेद। छेदनी छेनी, छेदनी छेनी। शकट छकड़ा, छकट छकड़ा। यूथ जत्था, यूथ जत्था। यज्ञोपवीत जनेऊ, यज्ञोपवीत जनेऊ। यम जम, यम जम। जामाता जामात्र जमाई या फिर जवाई। जामात्र जमाई जवाई। ज्वलन जलना, ज्वलन जलना। युवान जवान, युवान जवान। जंगा जांग, जंगा जांग। जाडे जाड़ा, जाडे जाड़ा। जबिका जमहाई, जबिका जमहाई।